सीरीज में विच इज 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मार्कर्स। मैं हूं आपकी एसएसटी की एडुकेटर पर्ल बत्रा एट रैंक प्लस। हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं सिविक्स के मेरे 9th की क्लास के बच्चों, और ये है हमारा 4th चैप्टर विच इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फिर एक और चैप्टर बचा है, उसके बाद पूरी सिविक्स खत्म। ये सीरीज इतनी ज़्यादा छोटी है और इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ला तो 5 मार्कर्स रही हूँ पर कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएं। मैंने थोड़ी सी आपके साथ करी है चीटिंग, क्योंकि ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर्स में क्वेश्चन है 6, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सीरीज के चक्कर में मेरे बच्चों का कुछ भी मिस हो जाए। ऐसे ना हो कि आप लोगों का एक भी पॉइंटर जो है वो मिस हो, इसीलिए मैंने कोशिश करी है एक एक चीज इसमें कवर हो सके। I would really appreciate if you could like the channel, subscribe the channel and let me know in the comments कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और क्या नया देखना चाहते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर एंड माइंड टाइम। तो ठीक है, तो सबसे है फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है वो बेसिक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपने देखा होगा, चैप्टर का नाम ही वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। तो बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों है डेमोक्रेसी में। व्हाई इज देयर नीडेड अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप एज इट इज ये वाले पॉइंट्स लिख कर आ सकते हो। मैंने ये एक स्लाइड में इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा इधर उधर ना जाना पड़े, सब कुछ यहीं से ही कवर हो जाए। ठीक है, तो क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्यों चाहिए? क्योंकि हमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। यस, बिकॉज इंडिया में इतने सारे काम है सरकार के पास करने को, तो जरूरी है कि लॉ मेकिंग बॉडी अलग हो, उसको इंप्लीमेंट करने वाली अलग हो। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है, सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है, वेलफेयर स्कीम भी लानी है, सब कुछ लाना है। इसीलिए ओके, फिर है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये ऐसे फंक्शन करते हैं रूल्स पे, प्रोसीजर पे, कि सब इक्वल ट्रीट हो सके। कोई ऐसा ना हो कि एक जन आए और अपना दबदबा चला पाए। इट इज इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन हो। अगर एक ही इंस्टीट्यूशन होगा तो भाई ना तो आप ये चैनल देख पाओगे ना मैं यहाँ पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि वो अपनी डिक्टेटरशिप ले आएंगे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन जरूरी है। फिर है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अगर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है तो ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो बनी रहती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट में वो बनी रहती है। फिर आता है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। जब ये सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन साथ में काम करते हैं तो जो सिस्टम है हमारा, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो इंडिया का स्ट्रक्चर है, वो स्टेबल रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ताकि कंटिन्यूअसली स्मूथली काम हो सके। फिर है डेमोक्रेटिक डिसीजन। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है अगर बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव होता और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता ही ना तो लेजिस्लेटिव अपने अकॉर्डिंग लॉ बना देती, लेकिन क्योंकि अभी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, तो सब कुछ कंसल्टेशन में होता है, सब कुछ लॉ की नजर से होता है। एक जना आकर अपना कुछ नहीं कर सकता कि भाई मैं तो यही चाहता हूँ, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए इन पॉइंट्स की वजह से हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बहुत जरूरत है। मैं आपको आपका ये साथ साथ पूरा चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ, वीडियो मिस मत करना। ओके, फिर आ जाओ नेक्स्ट, और सेशन को प्लीज लाइक कर देना, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, फिर है सेकंड आपके लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है कि की डिफरेंस क्या है लोकसभा और राज्यसभा में। तो अब मैं पूरा चैप्टर तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर मैं बता दूं कि राज्यसभा में जो है वो मिनिस्टर्स 6 इयर्स के लिए रहते हैं। ठीक है, 1/3 मिनिस्टर जो है एवरी 2 इयर्स बाद रिटायर होते हैं। राज्यसभा एक क्या है, कंटिन्यूअस हाउस है। वाई कंटिन्यूअस हाउस? क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे वो होते हैं रिटायर। ओके, 1/3। और लोकसभा का टेन्योर कितना रहता है? लोकसभा का टेन्योर कितना रहता है? 5 इयर्स रहता है। लोकसभा का टेन्योर कितना रहता है? 5 इयर्स। तो इनमें की डिफरेंस क्या है? तो आप ये सेम टू सेम जो चार्ट है वो याद कर लो। इस पे अगर आपके क्वेश्चन आता है तो यू कैन मेक दिस चार्ट। ठीक है, यू कैन मेक दिस चार्ट। सबसे पहले लोकसभा में कितने 552 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, और राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। लोकसभा के लोगों को क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होते हैं ना लोकसभा के, तो वी इलेक्ट दैट। और ये जो राज्यसभा के होते हैं उनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनका टेन्योर 5 साल रहते हैं, जो मैंने आपको बता चुका है। इनका टेन्योर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, परमानेंट बॉडी है एवरी
2 years। ठीक है, लोकसभा में कौन बैठता है? स्पीकर। लोकसभा में कौन बैठता है? स्पीकर। लोकसभा को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका चेयरपर्सन होता है। स्पीकर और वाइस स्पीकर भी होते हैं, ठीक है, और चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी होते हैं। ये आगे की बात है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में कौन सा होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द चेयरपर्सन। फिर होता है लोकसभा। लोकसभा जो है वो पावरफुल हाउस है। लोकसभा के पास स्पेशली मनी बिल को लेके सबसे ज्यादा पावर होती है। राज्यसभा के पास मनी बिल को लेके कोई भी पावर नहीं होती है, क्योंकि मनी बिल की पावर किसके पास होगी? मनी बिल की पावर तो उन लोगों के पास ही होगी ना जिनको हमने इलेक्ट करा है, क्योंकि मनी बिल बन किन के लिए रहा है? हम जैसे लोगों के लिए। तो राज्यसभा के लोगों को तो यहाँ हमने बिठाया भी नहीं है, तो उन्हें थोड़ी ना बना दूंगी मनी बिल, उन्हें थोड़ा ना दे देंगे हम लोग। राज्यसभा में जैसे आपको पता हो अमिताभ बच्चन जी की जो वाइफ है जया बच्चन, वो भी राज्यसभा की पार्ट है। अब वो आएंगी कि हमारे लिए बिल निकालने जिनको हमने इलेक्ट भी नहीं करा है, तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, वो सिर्फ राज्यसभा जो है वो सिर्फ रिव्यू कर सकता है और सजेस्ट कर सकते हैं चेंजेस, पर ये रिव्यू और सजेस्ट तो कर रहा है, पर अगर लोकसभा को नहीं मानना, मानो लोकसभा कह रहा है ठीक है तुमने बता दिए चेंज लेकिन हम तो नहीं मानेंगे, तो भी चलेगा। इसका मतलब मनी बिल को लेके, पैसों को लेके राज्यसभा हैज नो पावर। ये क्या है? रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यस, इट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यूपी में सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा की, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ राज्यसभा का मतलब ही यही है कि हर स्टेट से लोग आते हैं, डिफरेंट, ठीक है। अब इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। मान लो यूपी है, तो यूपी में राज्यसभा की बहुत सारी सीट्स हैं, लाइक 40+ हैं, लेकिन जो छोटे स्टेट्स हैं लाइक गोवा है, वहाँ पे 1 या 2 सीट्स हैं राज्यसभा की। तो इट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने पूरे अच्छे से विद एग्जांपल समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट, फिर थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि लोकसभा जो है, हमने अभी पढ़ा लोकसभा राज्यसभा के बारे में कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल क्यों है? Why is लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा? आंसर प्रोवाइड करी हूँ, सेम टू सेम लिख कर आ जाना। ओके, तो मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा बात मनी बिल। मनी बिल से बड़ा क्या होगा? ठीक है, मनी बिल के लिए लोकसभा सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मनी बिल की पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा सिर्फ उसको या तो उसके लिए रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं या उसे रिजेक्ट कर सकता है। और अगर उसने रिफॉर्म सजेस्ट करे, मान लो राज्यसभा ने बोला, मान लो जया बच्चन जी आई बोली हमें तो नहीं आया आपका मनी बिल पसंद, तो लोकसभा वाले उसको मान भी सकते और नहीं भी मान सकते, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनकी मर्जी, जो करना है करो, ठीक है। तो लोकसभा अगर पास कर देती है, इट कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज, यानी कि राज्यसभा के पास बिल सिर्फ 14 दिन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। लोकसभा इज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। आपको ये पता होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर, इस पे 1 मार्कर आने वाला लिख लो। ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पूछेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द लोकसभा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा। थर्ड पॉइंट आ गया ये, थर्ड पॉइंट आ गया ये कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 75 का पार्ट है। मैं बता दूं नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि अगर आपको लोकसभा पूरी गिरानी है तो सारे मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं, ठीक है, कि नहीं भाई हमें ये सरकार नहीं चाहिए है। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, अगर आपने देखो महाराष्ट्र में ठाकरे जी थे पहले पीएम, लेकिन शिवसेना के जो वो थे लीडर, लेकिन अब कौन आ गए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वहां पे उनके खिलाफ रातों रात, आप चाहो तो रातों रात नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हो कि हमें तो नहीं चाहिए भाई, ये पीएम नहीं चाहिए, ये सीएम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यू कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। पर ये सिर्फ ये लोकसभा राज्यसभा सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, ये याद रखना, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आप राज्यसभा में पास नहीं कर सकते हो, ओनली लोकसभा में पास कर सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन। ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो 2 हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट है, तो प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, एक ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे कि भाई तुम लोग आओ साथ में, ठीक है, तुम लोग आओ साथ में और अपने मैटर डिस्कस करो। अब ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है? ज्वाइंट सेशन को बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन ज्वाइंट सेशन की अगर मीटिंग हो रही है तो उस पे कौन बैठता है? स्पीकर ऑफ द हाउस। हुज हाउस? लोकसभा का हाउस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन अगर आप लोग ये एक वर्ड अपने एग्जाम में लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, 108। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आर्टिकल 108 के संदर्भ में है। और एक चीज और बता दूं, अगर मनी बिल को लेके डिबेट है, ठीक है, मनी बिल को लेके डिबेट है, तो आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हो, यानी कि मनी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग कभी नहीं होती है,
ठीक है। और नॉर्मल बिल जो होते हैं उन पे जॉइंट सिटिंग होती है। जैसे कि मान लो हाँ मुझे बिल निकालना है कि मैडम जी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कुछ करो इसका लिए, तो उसके लिए जो पॉलिसी निकलेगी जो कि नॉर्मल बिल है, ठीक है, तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, जो प्रेसिडेंट जी बुलाएंगे और बैठेंगे कौन, स्पीकर जी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। फिर आ जाओ चौथा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंडल कमीशन और ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के कॉन्टेक्स्ट में है। ये दोनों कीवर्ड याद कर लो, इसमें 1 मार्कर 2 मार्कर कुछ भी बन सकता है। मंडल कमीशन एंड ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात है, ये आप सबको पता है कि मंडल कमीशन जो होता है वो अपॉइंट होता है 1979 में, ठीक है। 1979 में कौन जी करते हैं, वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट आती है आफ्टर इंदिरा गांधी, वो इसको अपॉइंट करते हैं। ये डेट सबको लिख के आनी है 1979। किस लिए होता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आप क्या दो, उनकी अपलिफ्टमेंट करो, उनको आप दो रिजर्वेशन, क्योंकि ये बेचारे पिछड़े हुए वर्ग हैं। तो मंडल कमीशन आ जाता है, मंडल कमीशन, हाँ ठीक है, हाँ। तो बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन, इनकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम लाती है। कब लाती है, 13 अगस्त 1990 में, ठीक है, इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 13 अगस्त 1990 में एक मेमोरेंडम लाती है कि भाई हम अब 27% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की उसमें रिजर्व करें, किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो दिस डिसीजन डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब इस डिसीजन, ये भी आ सकता है कि मंडल कमीशन और इंस्टीट्यूशंस का आपस में क्या चक्कर है, तो आप लिख सकते हो कि दिस डिवीजन डिमॉन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लाइक कैबिनेट जी भी आए डिसीजन मेकिंग के लिए, पार्लियामेंट आया डिबेट करने के लिए इसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट आया जिसने चेक करा कि क्या ये ऑर्डर सही है, ठीक है, अब होल्डिंग द ऑर्डर विद मॉडिफिकेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। फिर आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, व्हाई इज इट कंसीडर्ड द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आएगा क्वेश्चन, क्योंकि मेन चैप्टर का क्रक्स ही पार्लियामेंट है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों जो होते हैं पार्ट ऑफ पार्लियामेंट में आते हैं, ठीक है। अगर आपकी बुक में नहीं भी लिखा है तो भी मैं बता रही हूँ, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ओके, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के 4 मेजर फंक्शंस बताए हैं। फंक्शंस की बात हो रही है तो पार्लियामेंट हैज 4 मेजर फंक्शन। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर सिंपल पता है कि लॉ को बनाना, लॉ को अमेंड करना, लॉ को जोड़ना तोड़ना, रेपिल करना, पुराने लॉ से नया लॉ बनाना, ये सब होता है क्या, मेक्स, अमेंड्स एंड रेपेल्स लॉ, ये है लेजिस्लेटिव पावर। फिर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। पार्लियामेंट ही तो एग्जीक्यूट कंट्रोल करती है थ्रू डिबेट्स, कि जो नेता है उनको क्या रखे, अकाउंटेबल रखे। फिर है फाइनेंशियल अथॉरिटी। पार्लियामेंट के पास क्या फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मान लो एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ। इसके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो बजट भी अप्रूव करता है, इसके थ्रू सैलरीज आती हैं, ठीक है, जो पेंशन वगैरह आती है बड़े लोगों की, प्राइम मिनिस्टर वगैरह की, वो यहाँ से कटती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो फाइनेंशियल अथॉरिटी में क्या आता है, वो बजट अप्रूव करना भी पार्लियामेंट का काम है। ये सब कौन करेगा, पार्लियामेंट। फोरम फॉर डिबेट, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, आपस में डिबेट करते रहते हैं पूरा टाइम, ये आप सबको पता है। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल, यस, पार्लियामेंट पीपल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं, तो यस बिल्कुल पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट लोगों को ही कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बनी रहती है। ओके, 6th, व्हाट आर द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। देखो बेटा, ये थोड़ी सीरीज 5 मार्क्स वाली थी, लेकिन आपसे अलग से प्रेसिडेंट भी पूछ सकता है वो, ठीक है, तो आप सबके लिए प्रिपेयर रहना। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर है, ये हम सबको पता है, मोदी जी का लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप किसकी, वो गवर्नमेंट को, ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड्स द गवर्नमेंट, और सारे फंक्शन वगैरह सही है या नहीं है वो देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी यही लीड करता है। फिर है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कैबिनेट का ये हेड है, कैबिनेट का ये हेड है, तो कैबिनेट की मीटिंग जो है उसको भी ये चेयर करता है। और मैं बता दूं, नीति आयोग जैसी एजेंसीज जो हैं उनका भी ये हेड होता है, ठीक है। फिर है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो
तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर जी तो चेक करेंगे ना, मोदी जी जिंदाबाद, है ना। फिर है अपॉइंट्स एंड डिसमिसल। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि मान लो नितिन गडकरी जी, ठीक है, जितने भी ये जो कैबिनेट है, जितने भी बड़े लोगों का आपने नाम सुना होगा, जैसे नितिन गडकरी का एग्जांपल दे रही हूँ, वो रोड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट में, तो उनको चुना किसने? वो तो पर नाम को भी बना सकते थे, लेकिन मोदी जी ने चुना कि नहीं जी, हमारे तो रोड नितिन गडकरी जी देखेंगे और पर नाम यहाँ आके क्लास लेंगी। ठीक है, चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये होता है, ओके। फिर है ये, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? What is judicial review and how does the judiciary ensure its independence? देखो जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि एक लॉ बन चुका है मान लो, लेकिन उसके ऊपर भी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को एक्ट करना पड़ता है कि नहीं भाई, चेंज रिक्वायर्ड है, सोसाइटी शुड रिफॉर्म ऑल द टाइम। 1870 से पीएन भगवती नाम के एक स्कॉलर थे, आपकी बुक में नहीं है, अलग से बता रही हूँ ताकि एक स्टोरी बिल्ड हो सके, वो लाए थे जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में। जितने भी इतने सारे डिवोर्स को लेके एक्ट, अबॉर्शन को लेके एक्ट, वो सब चेंज हुए हैं बिकॉज जुडिशरी को लगा कि इनमें एक चेंज रिक्वायर्ड है। आपको पता हो विशाखा गाइडलाइंस आई थी 2013 में सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस पे, वो जुडिशियल रिव्यू से आई थी। ठीक है, जुडिशरी ने सोचा, जब जुडिशरी खुद का दिमाग लगाए कि भाई कुछ तो दिक्कत है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास होगी? जुडिशरी के पास होगी कि क्या करो, एग्जामिन करो लॉज, जो लॉज बने हुए हैं उनको एग्जामिन करो और एग्जीक्यूटिव एक्शंस देखो कि क्या है वो कंफर्म कर रहे हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। जो लॉज बन चुके हैं इतने पुराने, क्या वो अभी भी रेलेवेंट हैं? इज इट रिफॉर्म्ड, इज इट इन कंफॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, तो अगर वो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि लॉ बनाने का काम आपको पता है कि पार्लियामेंट का होता है, जुडिशरी लॉ नहीं बना सकती है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जुडिशरी जो है लॉज बने हुए को अमेंड कर सकती है, ठीक कर सकती है, रेपेल कर सकती है। ओके, तो अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे होती है ये आप लोग देख लेना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन होती है क्योंकि जुडिशियल जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का होता है उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। पर स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट साहब। इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, इनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते कि भाई आज मन करा सुप्रीम कोर्ट जी के जज आप जाओ यहाँ से, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक पूरा प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस बोला जाता है उसको, इम्पीचमेंट का प्रोसेस बोला जाता है। एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें लोकसभा की भी मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा की चाहिए। ऐसे नहीं कि आ जाओ बोला बाय, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा, और जब इतना बड़ा प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है इन्हें निकालना, तभी इंडिया में आज तक कोई भी जज को निकाला नहीं गया है। एक के खिलाफ थोड़े एक्ट लगा था पर वो नहीं पास हुआ था, ऐसा कुछ था। जुडिशियल पावर, यस, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस पे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये आप लोग पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब मान लो आज मेरे साथ आकर मेरे को CBSE नीट का पेपर लीक हुआ था अभी, ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ था, तो पेपर मैंने तो दिया ही नहीं था, मैंने थोड़ा ना दिया था नीट का पेपर, लेकिन मैं चाहूँ तो आप लोगों के लिए PIL लगा सकती हूँ कि देखो भाई इतने लोगों का जो है समाज में बेड़ा गर्क हो रखा है, आप क्या कर रहे हो, PIL मार सकती हूँ मैं आपके बिहाफ पे। तो जब एक ब्रॉडर इशू पे PIL होता है कि मान लो नीट का पेपर तो मैंने दिया भी नहीं था, फिर भी आई कैन फाइल PIL इन कोर्ट की, ये पब्लिक के हित में नहीं है, सो इट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एंड करते हैं क्लास को। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क है, जो आंसर करेगा उसको मिलेगा शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आई नो मैंने शायद इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था, मैं भूल गई हूँ, मैं फोन नहीं लाई, पर पक्का आई गिव यू, अगर मैंने नहीं दिया है तो ठीक है, शाउट आउट मिलेगा जो भी इसका आंसर करने वाला है। ओके, मुझे बताना सेशन कैसा लगा और प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। बाय एवरीवन।